इस तस्वीर में एक मैसेज है। एक तरफ गाजा और लेबनान पर बमबारी, तबाह होती हजारों जिंदगी, खंडहर बनते जा रहे शहर, और दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब इस्लामिक शिखर वार्ता। पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अब नेतन्याहू के खिलाफ अरब देशों का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है? क्या यह चक्रव्यूह गाजा और लेबनान पर लगातार बमबारी और 48,000 लोगों की मौत का बदला लेगा? क्या अरब के इस चक्रव्यूह में नेतन्याहू और इजराइल की हार फाइनल है? अरब का चक्रव्यूह कौन चला रहा है? क्या इसकी कमान सऊदी अरब के हाथ में है या फिर लगाम ईरान के हाथों में है? मीटिंग ऐसी रही जिसमें एक साल पहले तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे दोस्त बन चुके हैं। यहां सऊदी अरब की दावत पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी पहुंचे। ईरान के उपराष्ट्रपति भी आए। जॉर्डन के किंग से लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भी पहुंचे। यहां तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोआन की मौजूदगी भी एक मैसेज दे रही है। अरब और इस्लामिक वर्ल्ड के 50 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और लीडर इस समिट में शामिल हुए और फिर आया सबसे अहम मैसेज। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इजराइल के खिलाफ सबसे तीखा पैगाम, सबसे कड़वे शब्द, सबसे बड़ी चेतावनी। جدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने की गलती ना करे और फौरन गाजा और वेस्ट बैंक से अपनी फौज वापस बुलाए। गाजा में इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब सऊदी अरब ने नेतन्याहू के युद्ध पर इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। गाजा में अब तक 43,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में मरने वालों की तादाद 3,200 तक पहुंच गई है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसे लेकर अभी तक इजराइल को सबसे बड़ी टक्कर सिर्फ ईरान ने दी है। नेतन्याहू और खामनेई ने इस वक्त भी एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली हुई है, क्योंकि ईरान का जवाबी पलटवार कब होगा ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई जानते हैं। लेकिन जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इजराइल को अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड मजबूत होने की उम्मीद नजर आ रही थी, तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा अरब चक्र दिखाया है जिसमें नेतन्याहू घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये चक्रव्यूह इजराइल के खिलाफ अरब और इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा चक्रव्यूह कहा जा रहा है, जो गाजा और लेबनान पर हो रही बमबारी का बदला लेना चाहता है। इसीलिए फिर वही सवाल कि क्या अरब और इस्लामिक देशों के इस चक्रव्यूह में नेतन्याहू और इजराइल की हार फाइनल है? إن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. सिर्फ 48 घंटों के अंदर जब गाजा और लेबनान में इजराइल के फाइटर जेट बम गिरा रहे थे, तब पश्चिमी एशिया में बहुत से समीकरण बदले हैं। बहुत सी दूरियां नजदीकियों में तब्दील हुई हैं, जैसे ये मुलाकात 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होने के बाद अब दोनों मुल्कों में संबंध रक्षा सहयोग की तरफ बढ़ चुके हैं। तेहरान पहुंचे सऊदी अरब के सेनाध्यक्ष जनरल फैयाद
अल रुवैली ने ईरान के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी से मुलाकात की। जब नेतन्याहू ने अपना रक्षा मंत्री बदलकर इजराइल की सेना को बसोपेश वाले हालात में झोंका हुआ है, तब ईरान और सऊदी अरब के जनरल एक दूसरे के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद वाकई पश्चिम एशिया में बहुत कुछ बदल रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स यानी वो समझौते जिसके तहत इजराइल के साथ अरब वर्ल्ड के कई देशों ने तेल अवीव के साथ राजनयिक संबंध कायम किए हैं। इसकी शुरुआत ट्रंप ने ही कराई थी, जब अपने पहले कार्यकाल में उनकी पहल पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत की। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इजराइल से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और सऊदी अरब में जो दूरी पहले से कायम थी, वो बढ़ती नजर आ रही। सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि गाजा में बमबारी बंद हो और नया फिलिस्तीन देश कायम किया जाए। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं, लिहाजा तब तक दोनों के बीच संबंध बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्च 2023 में ईरान के साथ रिश्ते सुधरने के बाद सऊदी अरब की सीरिया को लेकर भी नीति बदली है और अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सऊदी अरब के दोस्त बन चुके हैं। तस्वीरें तो यही बताती हैं। نحن لا نتعامل مع دولة بالمعنى القانوني، وإنما مع كيان استعماري خارج عن القانون. نحن لا نتعامل مع شعب بالمعنى الحضاري، وإنما مع قطعان من المستوطنين أقرب إلى الهمجية منهم إلى الإنسانية. ومن غير الصحيح القول أن المشكلة هي في حكومة راهنة متطرفة فاقدة للعقل وشعب مذعور مما حصل في 7 تشرين الأول في العام الماضي. كلهم يعملون بعقل إيديولوجي واحد، عقل مريض بسفك الدماء، مريض بوهم التفوق، مصاب بانفصام الشخصية بين كره النازية ظاهريا وعشقها كجزء عضوي منه واقعيا। 2023 में भी 11 नवंबर को रियाद में यही मीटिंग हुई थी। तब भी कई मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए थे। तब भी मुस्लिम देशों ने एकजुट होने और इजराइल पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार अरब देशों के शब्द इजराइल को ज्यादा परेशान कर सकते हैं।